स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। What will happen if China attacks Taiwan? Welcome to स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पिछले 73 साल से चला आ रहा चीन ताइवान विवाद इन दिनों एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की द फर्स्ट बैटल ऑफ नेक्स्ट वॉर नाम की रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है कि साल 2026 में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। जी हां, साथ ही संभावित युद्ध के असर पर भी रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है। चाइना और ताइवान के बीच की आग को यह नई हवा देने का काम किया है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने। दरअसल जब से स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है, तब से चीन तमतमाया हुआ है। चीन लगातार ताइवान की सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके बाद जवाब में ताइवान की सेना ने भी ड्रिल कर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ड्रैगन ने तो अमेरिका और ताइवान को परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। अगर इसी रफ्तार से ये विवाद बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण कर दें। इस दावे को इस रिपोर्ट में भी पेश किया गया है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया अभी रूस यूक्रेन युद्ध की मार से उभरी भी नहीं है कि एक और युद्ध का खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा है। इस सूरत में चीन, ताइवान और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, ये एक चर्चा का विषय है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए संक्षिप्त में यह समझते हैं कि चाइना ताइवान विवाद आखिर क्या है। चाइना ताइवान डिस्प्यूट। दोस्तों, पूर्वी एशिया का द्वीप ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहीं चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस तरह से दोनों ही रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का असली प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। सबूतों की बात करें तो कागजी डॉक्यूमेंट्स में दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है, वहीं व्यावहारिक तौर पर ताइवान द्वीप 1950 से ही स्वतंत्र है। इस टेंशन को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। ये बात है साल 1644 की, जब चीन में चिंग वंश का शासन था। उस वक्त ताइवान चीन के हिस्से में ही था, लेकिन साल 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। आगे चलकर 1911 में चिनहाई क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी और तब जितने भी इलाके चिंग राजवंश के अधीन थे वे कॉमिंगतांग सरकार को मिल गए। कॉमिंगतांग सरकार ने ही चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना किया था। लेकिन चीन और ताइवान की यह तकरार साल 1949 से शुरू हुई थी, जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काय शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को हराया था। इसके बाद कॉमिंगतांग पार्टी भागकर ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने भी कॉमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। नेशनलिस्टों ने ताइवान को असली चीन बताते हुए उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि जब कम्युनिस्टों ने जीत हासिल की है तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कॉमिंगतांग की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं। जिसके बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे उन्हें भी चीन का हिस्सा माना गया। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चाइना और हांगकांग, मकाओ जैसे क्षेत्र भी आते हैं। चीन और ताइवान की ये आपसी लड़ाई धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना बता रहा है। वहीं ताइवान हमेशा से खुद को संप्रभुत्व राष्ट्र बताता रहा, लेकिन 1971 के बाद से ताइवान के लिए चीजें बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। 1971 से चीन UN सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की UN से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। तब से चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को फिर से अपने नियंत्रण में करना चाहती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चीन और ताइवान के विवाद की, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये दोनों देश युद्ध करते हैं तो इन दोनों देशों पर इसका क्या असर होगा। आइए जानते हैं।
इम्पैक्ट ऑन चाइना एंड ताइवान। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जीडीपी साइज के हिसाब से दोनों देशों की तुलना कहीं नहीं ठहरती। चीन 13.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं ताइवान की जीडीपी का साइज महज 58,518 बिलियन डॉलर है और वो एशिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में ताइवान चीन से आगे है। ताइवान में पर कैपिटा इनकम 19,45,000 रुपए है, जबकि चीन में ये 12,92,000 रुपए है। चीन की जीडीपी ज्यादा होने के बावजूद ज्यादा जनसंख्या की वजह से पर कैपिटा इनकम के मामले में चीन ताइवान से पीछे हो जाता है। ताइवान में चीन की तुलना में महंगाई भी कम है। चीन में अभी खुदरा महंगाई की दर 2.1% है, तो ताइवान में यह दर महज 1.5% है। ताइवान में चीन की तुलना में बेरोजगारी भी कम है। चीन में बेरोजगारी की दर 5.5% है, जो ताइवान में 3.7% है। इसके साथ ही चीनी अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण चरमराई हुई है। ऐसे में अगर ये युद्ध होता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। जंग की स्थिति बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दो मजबूत इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी। और अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात की जाए तो चीन दुनिया भर में दूसरे नंबर पर अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। पहले नंबर पर अमेरिका है। 2020 में चीन ने सेना पर कुल जीडीपी का 4.1% खर्च किया था। वहीं ताइवान का रक्षा बजट चीन से 15 गुना कम है। हालांकि ताइवान अपनी कुल जीडीपी का 3% खर्च रक्षा बजट पर करता है। चीन के सभी प्रकार के सैनिकों को देखा जाए तो तकरीबन चाइना में 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं ताइवान के पास सिर्फ 1,63,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। ताइवान की आर्मी में 88,000 थल सेना के जवान, 4,000 नौसेना के जवान और 35,000 वायुसेना के जवान हैं। चीन के पास 9,65,000 थल सेना के जवान हैं, 2,60,000 नौसेना के जवान हैं और 4,14,000 वायुसेना के जवान हैं। दोनों देशों के सैन्य बल के इस कंपैरिजन को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि ताइवान अगर अपनी पूरी शक्ति के साथ चीन से लड़ता है तो भी वो चीन के हमलों को सिर्फ कम ही कर सकेगा, परंतु वो लंबे समय तक चाइना के सामने नहीं टिक पाएगा। उसका चीन से अकेले लड़ना काफी मुश्किल होगा। इसके साथ ही अगर अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के दावों की बात करें तो इस युद्ध से चीन की हालत भी बहुत अच्छी नहीं होगी। जिस नेवी पर चीन बहुत घमंड करता है, इस युद्ध की वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही चीन के कई शहर तबाह हो चुके होंगे। जंग में उसके 138 युद्धपोत और 155 फाइटर एयरक्राफ्ट्स पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। इस युद्ध में चीन के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे और लगभग इतने ही युद्ध बंदी बना लिए जाएंगे। इसके अलावा चीन और ताइवान की भौगोलिक परिस्थिति देखें तो चीन का एरिया 97,06,000 वर्ग किलोमीटर है और चीन का बॉर्डर 14 देशों से लगता है। वहीं ताइवान का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ताइवान एक टापू है, ऐसे में इसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है। चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब 140 करोड़ आबादी रहती है, वहीं ताइवान में 2 करोड़ 40 लाख आबादी है। ऐसे में अगर जंग होती है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग त्रासदी का शिकार होंगे। हाल ही में रूस और यूक्रेन से आई तस्वीर तो हम सभी देख ही चुके हैं। कैसे रोते बिलखते छोटे बच्चे घर और खाने पीने की चीजों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ये मंजर जब भी आंखों के सामने आता है तो रूह कांप जाती है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि इस जंग से 140 करोड़ से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन यह असर सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यह युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें उसके सहयोगी अमेरिका और जापान भी खुलकर शामिल होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का और भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। ग्लोबल इंपैक्ट। दोस्तों, हमेशा से ही जापान ने ताइवान का साथ दिया है। वहीं अमेरिका भी हमेशा से ताइवान को हथियार बेचता रहा है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और जापान भी युद्ध में जरूर कूदेंगे। आप शायद अंदाजा लगा पाएं कि यह युद्ध कितना बड़ा रूप ले लेगा। शायद ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं।
ऐसे में ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के नजरिए से तो ये युद्ध विनाशकारी साबित हो सकता है। हालांकि संभावना ये भी है कि अमेरिका और जापान डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व्ड न हो। जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भी देखा गया कि किसी भी देश ने यूक्रेन का डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद युद्ध का असर दुनिया पर पड़ना तय है। दरअसल ये युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले तो पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। भले ही ताइवान की आबादी कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। हम रोज जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले चिप ताइवान के ही बने होते हैं। बात चाहे स्मार्टफोन की हो, लैपटॉप या स्मार्ट वॉच की हो या गेमिंग कंसोल की, इन सब में चिप इस्तेमाल होते हैं और उनमें से अधिकांश ताइवान में ही बने होते हैं। दुनिया के करीब 2/3 चिप बाजार पर ताइवान का नियंत्रण है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिन्हें शॉर्ट में TSMC कहते हैं, वो अकेले ही दुनिया के आधे से अधिक चिप बाजार पर नियंत्रण रखती है। इस तरह से कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाले चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर ही निर्भर है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 92% एडवांस्ड सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। ताइवान दुनिया की 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमी है, जिसने 2021 में $922 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था। युद्ध की स्थिति में लगभग सभी ट्रेड गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएंगे। वहीं पिछले साल ताइवान ने $118 अरब का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर कैटेगरी में किया है। यदि ताइवान पर चीन का नियंत्रण हो जाए तो दुनिया के इस मेन इंडस्ट्री पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ ही इस युद्ध का असर मोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। वीवो, शाओमी, पोको जैसी मोबाइल कंपनियां भले ही इसे भारत में बनाती हैं, लेकिन अधिकतर उपकरण चीन से आते हैं। युद्ध की स्थिति में उनके आयात पर असर होगा और मोबाइल उत्पादन प्रभावित होगा। इसके अलावा गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इंडिया में मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 70 करोड़ के आसपास है और तकरीबन 20 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कार और लैपटॉप का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार से अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है तो इंडिया के अलावा दुनिया भर में ऑटोमोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो जाएंगे। साथ ही कई कंपनियां बंद होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगी। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर और हथियारों आदि उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही चीन विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों से प्रेरित है। विशेष रूप से चीन द्वारा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाने से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पर असर पड़ेगा और अमेरिकी डॉलर के प्रवाह में भारी कमी आएगी, जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और चीन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया अभी भी यूक्रेन रूस संकट से जूझ रही है, जिसकी वजह से सोअरिंग इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस की कीमतें बढ़ गई हैं। उसी तरह का एक और संकट MSME सेक्टर के लिए बड़ा खतरा है। जैसा कि इस युद्ध में चीन और ताइवान के अलावा जापान और अमेरिका भी शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में इस युद्ध से ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। दुनिया भर के देशों को प्रमुख उद्योगों में मुद्रास्फीति और कमी के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। दुनिया को संभवतः कृषि और खनन उपकरण से लेकर मेडिकल और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट तक महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, सस्टेन्ड इन्फ्लेशन, वाइडस्प्रेड सॉवरेन डिफॉल्ट्स, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और सामाजिक अशांति का जोखिम बढ़ जाएगा। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय है। कंक्लूजन दोस्तों, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा और अगर करेगा तो कब और कैसे करेगा। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो इसका बुरा असर न सिर्फ ताइवान और चीन पर पड़ेगा, बल्कि इसका खामियाजा भारत समेत पूरे विश्व को उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पार्टी के शताब्दी वर्ष से पहले एक बड़ा काम करके इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। वे वर्ष 2027 से पहले ताइवान पर हमला कर उसे चीन में मिलाना चाहते हैं।
अगर उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए ताइवान पर हमला कर दिया, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका उठाया ये एक कदम पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या किसी भी देश के द्वारा इस तरह के कदम उठाना सही ठहराया जा सकता है? युद्ध क्या कभी किसी समस्या का हल बन सकता है, या और अनेक समस्याओं को पैदा कर देता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।